नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं जसमेर सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर ईबैक्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीएड पार्ट 1 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के जो पेपर थर्ड के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिना समय गवाए हम इस पर चर्चा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यदि 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करूं, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या होता है, अधिगम क्या होता है। सिंपल से आपने एक लाइन लिखी है कि व्यवहार में परिवर्तन का नाम अधिगम है। चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। जब आपके व्यवहार में अधिगम के द्वारा, अनुभवों के द्वारा या कौशलों के द्वारा चेंज होता है तो उसको जो है हम अधिगम कहते हैं। चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर बाय एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल। ज्ञान के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, कौशलों के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो अधिगम है। या चेंज इन बिहेवियर, जब आपके व्यवहार में किसी भी प्रकार से मॉडिफिकेशन होती है तो उसको हम लर्निंग कहते हैं। अब मेन आ जाता है इसकी विशेषताएं क्या है। सीखना निरंतर चलता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह सीखा जाता है, हर कोई सीखता है। सीखना निरंतर चलता है और सीखने के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, सीखने के द्वारा हमारा विकास होता है। सीखना जो है कि यूनिवर्सल प्रोसेस है, सीखने का स्थानांतरण किया जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है सीखना एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में। और सीखना जो है मानव व्यवहार की क्रिया है, सीखना समाजीकरण में हेल्प करता है और सीखना यूनिवर्सल है। तो इस प्रकार ये इसकी विशेषताएं हैं। तो ये यहाँ पर आप जो है इसकी धारणा की बात करें तो मैंने बता दिया लर्निंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। उसके बाद व्हाट इज टीचिंग, ये शिक्षण क्या है, अधिगम के लिए किए गए कार्यों की व्यवस्था है। जितने भी हमने कोई लर्निंग कर ली है तो उसके लिए जो भी एक्टिविटी हम करेंगे, सिंपल सी बात है, शिक्षण क्या है, अधिगम के लिए। शिक्षण क्या है, अधिगम के लिए, अधिगम के लिए किए गए कार्यों की व्यवस्था, किए गए कार्यों की व्यवस्था। सिंपल सी बात है, व्हाट इज टीचिंग, टीचिंग इज एक्टिविटी विच इज डन फॉर दी लर्निंग। आप अधिगम के लिए जो काम करते हैं वो शिक्षण है। काम क्या करते हैं हम, भाषण देना, लेक्चर देना, प्रिपेयर करना, अनुदेशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, कम्युनिकेशन करना, ये सारी की सारी बातें शिक्षण के अंतर्गत आती है। अब बात आती है शिक्षण की विशेषताएं। एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है, इंटरेक्टिव एक्टिविटी है, क्लास में दो व्यक्तियों के बीच में इंटरेक्शन होता है, मैच्योर और अमेच्योर पर्सन के बीच की एक्टिविटी है, प्रोफेशनल है। और ये जो है पर्पसफुल एक्टिविटी है, उद्देश्यपूर्ण एक्टिविटी है। शिक्षण के 3 चर है, अध्यापक है, विद्यार्थी है, उसका वातावरण, अन्य सामग्री है। और सीखना जो है वो अधिगम, सीखने का उद्देश्य क्या है, अधिगम है। सीखने के द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया में जो है व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। सीखना सुनियोजित होता है, प्री प्लान होता है, उद्देश्य अनुरूप होता है। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है पेरेंट विद्यार्थियों, शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। हमारी जो टीचिंग के लेवल है वो 3 होते हैं। सबसे पहला होता है स्मृति स्तर, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। उसके बाद है बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर। और तीसरा है चिंतन स्तर। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा है चिंतन स्तर। 3 लेवल पे हमारी जो है लर्निंग होती है या टीचिंग होती है। स्मृति स्तर क्या है, सबसे छोटा स्तर होता है जिसपे हम जो है सूचनाओं को या सीखने का कार्य कंठस्थ करते हैं, क्रैमिंग करते हैं। आपने देखा होगा छोटे लेवल पे जब बच्चे स्टडी करते हैं तो वो समझ के साथ नहीं करते, वो सूचनाओं को कंठस्थ करते हैं। टेबल याद करना है तो बिल्कुल प्रॉपर चैनल से एक ही आवाज में करेंगे, कविता पढ़नी है तो ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, क्या भाव है, कहाँ क्या लिखा है, क्या शब्द है, कोई मतलब नहीं है। तो मेमोरी लेवल की जो स्टडी होती है या मेमोरी लेवल पे जो हमारा शिक्षण होता है वो सबसे लो लेवल का होता है, प्रारंभिक स्तर होता है, ज्ञान के स्तर से संबंधित है। सूचनाओं को कंठस्थ करते हैं, कविताएं पढ़ना, जोर जोर से बोलना, भाषा का विकास करना, ये सारे का सारा स्मृति स्तर का है। जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं जिसमें हम बिना डिटेल जाने केवल कंठस्थ करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, सूचनाओं को बिना सोचे समझे ग्रहण करते हैं, सोच का भाव हमारे पास नहीं होता, ज्ञान स्तर तक हम सीमित रहते हैं, सूचनाओं से संबंधित है। बेसिक देखा जाए यहाँ ओनली इन्फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। छोटे बच्चे को जब आप स्टडी कराते हो तो वो बच्चा बोलचाल
सकता है, शब्दों को दोहरा सकता है, गणित के टेबल याद कर सकता है, जो प्रश्न आप उसको देते हो एज इट इज वो करता है, उसमें कोई एडिट नहीं करता। कहने का अभिप्राय यहाँ पर जो लर्निंग होती है, यहाँ पर जो टीचिंग होती है वो कंठस्थ होती है, मेमोराइज्ड होती है, क्रैमिंग होती है, नकल टाइप होती है। यहाँ पर बच्चे की पर्सनल थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग या लर्निंग। दूसरे लेवल जो है वो बोध स्तर का लेवल होता है, जहां पर बच्चे की अपनी थिंकिंग जो है कुछ डेवलप हो जाती है, पूर्ण रूप से तो नहीं होती। इस लेवल पे आप जो है सूचनाओं के अर्थ निकालते हैं, व्याख्या करते हैं, अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन इस लेवल पे करना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चा कुछ चीज़ों को भाषा का विकास के साथ साथ उनमें अंतर करना, दो चीज़ों में वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, तुलना करना, ये चीज़ें सीख जाता है बोध स्तर पे। और बोध स्तर पे जो है बच्चा स्मृति और चिंतन के बीच में रहता है। यहाँ पर उसके चिंतन जो है थोड़ा आगे विकसित होता है, परंतु पूर्ण रूप से जो है नहीं होता। इस लेवल पे बच्चा जो मूर्त चिंतन करता है, जो चीजें उसके सामने होती है उन चीजों को देखकर समझकर सीख लेता है, थोड़ी व्याख्या करना सीख लेता है, वस्तुओं का वर्गीकरण करना है, क्लासिफिकेशन करना है, उसको श्रृंखला कोई बनानी है, ये चीजें वो बोध स्तर पे कर सकता है। उसके बाद है चिंतन स्तर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव लेवल या थिंकिंग लेवल इसे कहते हैं। ये सीखने का उच्चतम स्तर है, जहां पर हमारी बौद्धिक क्षमताओं का अधिकतम विकास हो जाता है। यहाँ पर हम जो है सूचनाओं को गहराई से अध्ययन करते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, शोध कार्य यहाँ होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल इस लेवल पे बन जाते हैं, सामान्य सिद्धांत इस लेवल पे बढ़ जाते हैं। चिंतन का स्तर उच्च होता है, हम प्रत्येक जो है प्रश्न में गहराई से उसके भाव क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, अमूर्त चिंतन क्या है, ये सारी की सारी मतलब हाई लेवल जो थिंकिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात करते हैं वो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। जैसे कि कॉलेज लेवल की जो बड़ी क्लासेस होती है, पोस्ट ग्रेजुएट की है, पीएचडी की है, फिलोसफी की जो क्लासें हैं, या कोई रिसर्चर है शोध करता है, वो सारे का सारा हमारी जो टीचिंग लर्निंग लेवल होती है वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे होती है। बोध स्तर जो हमारा सेकेंडरी लेवल की जो हमारी टीचिंग होती है, जैसे स्कूल में +1 +2 10 तक की जो हमारे रहते हैं, और उसके बाद जो छोटी क्लासेस होती है प्राइमरी प्री प्राइमरी क्लासेस, अर्ली प्राइमरी की हम बात करते हैं, हमारी मेमोरी लेवल पे जो है वो वहां पर हम शिक्षण करते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों ये शिक्षण के 3 स्तर, स्मृति, बोध और चिंतन स्तर। उसके बाद हमारा प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती है। ऐसी विभिन्नताएं जो शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से दो व्यक्तियों को अलग करती है, उन्हें व्यक्तिगत भिन्नताएं कहा जाता है। कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, चाहे वो शारीरिक रूप से है, चाहे वो मानसिक रूप से है, चाहे वो संवेगात्मक रूप से है। तो इस प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है कि दो व्यक्तियों में जब उनकी योग्यताओं के या विशेषताओं के आधार पर अंतर पाया जाता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहा जाता है। ये विभिन्नताएं मैंने पहले कहा शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, संवेगात्मक हो सकती है, सामाजिक हो सकती हैं। कई बार कुछ बच्चे जो है शारीरिक रूप से जो है सक्षम नहीं होते लेकिन मानसिक रूप से हो सकते हैं। कई बार व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है लेकिन संवेगात्मक रूप से इमोशनल रूप से वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय क्या है कि कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते, उनमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक रूप से अंतर पाया जा सकता है और इन विशेषताओं के बेस पे जो अंतर पाया जाता है वही व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। ऐसी विभिन्नताएं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से, उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नताएं कहते हैं। अब व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण क्या हो सकता है, ये अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे लिंग है, लिंग के आधार पर हम लड़के लड़की में अंतर कर सकते हैं, लड़कियों के क्या काम है उसको डिफाइन करते हैं, लड़के क्या काम कर सकते हैं उसको डिफाइन करते हैं। तो एक कारण हो सकता है लिंग, दूसरा इसका कारण हो सकता है वातावरण, तीसरा इसका कारण हो सकता है वंशानुक्रम, चौथा इसका कारण हो सकता है पर्सनल ट्रेनिंग किस प्रकार की हो सकती है। तो ये इसके कारण है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की विशेषताओं की बात करें, अभी मैंने बताया व्यक्तिगत विभिन्नताएं शारीरिक हो सकती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं मानसिक हो सकती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं संवेगिक हो सकती है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में भी दो स्तर होते हैं, एक पॉजिटिव स्तर और एक नेगेटिव। पॉजिटिव स्तर का मतलब ये है कि जो बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल हाई लेवल का होता है,
वो बच्चे भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में शामिल होते हैं, विशिष्ट पॉजिटिव साइड में आएंगे, और विशिष्ट नेगेटिव साइड में भी बच्चे होते हैं। ऐसे बच्चे जो आईक्यू लेवल कम होता है, मंदबुद्धि बालक जिसे कहते हैं, धीमी गति से सीखने वाले हो सकते हैं, हैंडीकैप हो सकते हैं, विजुअल इंपेयर्ड हो सकते हैं, तो ये इसकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिगत विभिन्नताएं मैंने बताया आपको क्या है, कितने प्रकार की हो सकती हैं, किस स्तर पे हो सकते हैं, क्या कारण है, तो इसे कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। जब हम लर्निंग थ्योरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यह सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया प्यारे बच्चों, थॉर्नडाइक याद रखना है, E.L. थॉर्नडाइक पूरा नाम है, उसने दिया। अब इस सिद्धांत में कहा क्या गया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि भूखी बिल्ली को पिंजरे में रखा गया, और पिंजरे में रखने के बाद उस बिल्ली को जब भूख लगी वो जगह जगह घूमती रही। घूमने के बाद लीवर था उसमें लगा हुआ, जिस पे अचानक उसका पैर पड़ जाता है, और पैर पड़ने पे उसके पास भोजन आ जाता है। प्रारंभ में बिल्ली ने बहुत सारे प्रयास किए, सडन उसका पैर पड़ा, लेकिन धीरे धीरे जैसे बार बार प्रयास किए, एक लेवल ऐसा आया बिल्ली ने कोई प्रयास नहीं किया, सीधा लीवर पे पैर रखा और उसके पास खाना आ गया। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब हमारी लर्निंग होती है, जब हम सीखते हैं प्रारंभिक अवस्था में, तो हम दो काम करते हैं, प्रयत्न एवं भूल। कि इनिशियल लेवल पे हम जब लर्निंग करते हैं तो हम जो काम करते हैं तो हमें बार बार ट्राई करना पड़ता है, बार बार ट्राई करना पड़ता है। जितनी बार हम ट्राई करते हैं तो पहली बार जब हम किसी काम को सीखते हैं सफलता का लेवल 0 या 1% हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे प्रयास बढ़ते रहेंगे, अंतिम प्रयास या मैक्सिमम प्रयास के बाद हमारा जो है 100% जो है रिजल्ट आएगा, और असफलता जो है 0% हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सिद्धांत कहता है कि सीखना जो है प्रयत्न एवं भूल पर निर्भर करता है, कि ट्रायल एंड एरर पर निर्भर करता है, कि जितने ज्यादा हम प्रयास करते हैं उतने ज्यादा प्रारंभ में हमारे पास असफलता आती है, लेकिन बार बार अभ्यास करने के बाद हमारे जो सफलता है वो बढ़ती चली जाती है, और हमारी भूलें, हमारी असफलता कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत में बताया गया है कि जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तो हमारी सफलता बढ़ती है, असफलताएं कम होती है। इसके कुछ सिद्धांत है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव का नियम है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ एसोसिएशन है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रभाव का नियम कहता है कि जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में हम रहेंगे, जिस प्रकार रिएक्शन करेंगे, उनका हमारे ऊपर यूज होगा। लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, ये भी है इसका प्रयोग लॉ ऑफ यूज प्रयोग का नियम और अप्रयोग का नियम। लॉ ऑफ एसोसिएशन कहता है कि ये सीखना तभी संभव होता है जब हम अपने आसपास के वातावरण के जो स्टिमुलस है, जो गतिविधियां हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, ये चीजें तब संभव हो जाती है। लॉ ऑफ एसोसिएशन रिस्पॉन्सेज, जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उस इन्वायरमेंट में जो घटनाएं हैं, जो वातावरण के एलिमेंट्स हैं, उनसे हम परिचित हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सिद्धांत कहता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, बार बार अभ्यास का नियम, की लर्निंग तभी प्रभावकारी हो सकती है कि जब हम बार बार जो है प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये थॉर्नडाइक ने दिया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत क्या था मैंने बता दिया। उसके बाद है शिक्षण के चर, लेवल ऑफ ये आ जाएगा फेजेस ऑफ टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग। प्यारे बच्चों, जब हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है प्री एक्टिव स्टेज, प्री एक्टिव स्टेज, प्री एक्टिव स्टेज, और उसके बाद है इंटरेक्टिव स्टेज, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। ये 3 प्रकार की स्टेजेज है जब हम शिक्षण कार्य करते हैं। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था और पूर्वोत्तर क्रियात्मक अवस्था। प्री एक्टिव स्टेज का मतलब क्या है कि जब अध्यापक कक्षा में वास्तविक शिक्षण करने से पहले अपने शिक्षण की योजना करता है, नियोजन करता है, क्या चीज पढ़ाना है, क्या कंटेंट मैंने पढ़ाना है, किस प्रकार से लेसन प्लानिंग बनानी है, मेरे ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, कहने का अभिप्राय क्या है। टीचर जब कक्षा में जाने से पहले शिक्षण की जो योजना तैयार करता है उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों प्री एक्टिव या पूर्व क्रियात्मक अवस्था, शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था। सॉरी प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ चर की बात मैं नहीं कर रहा, यहाँ मैं अवस्था की बात कर रहा हूँ, अवस्था की बात कर रहा हूँ। चर अभी इसके बाद हम चर्चा करेंगे। अवस्था की बात कर रहा हूँ, स्टेज की बात कर रहा हूँ, शिक्षण की अवस्था या फेजेस की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने पहले बताया प्री एक्टिव स्टेज, जब अध्यापक कक्षा में जाने से पहले शिक्षण की योजना बनाता है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या मेरी विषय वस्तु है, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव है, लेसन प्लान कैसे बनाना है, पेडागोजिकल लेसन कैसे तैयार करना है, तो होता है प्री एक्टिव।
इंटरेक्टिव होता है जब टीचर उस योजना को क्लास में लेके चला जाता है और उस योजना के अनुरूप कक्षा में जो है शिक्षण करता है, वो होती है इंटरेक्टिव। कि टीचर पढ़ाने के कार्य को अप्लाई करता है, प्रयोग कर लेता है, उसने जो योजना बनाई थी उस योजना को इम्प्लीमेंट करना प्रारंभ कर देता है। वो चार्ट से पढ़ाता है, मॉडल से पढ़ाता है, ऑब्जेक्टिव के अनुरूप पढ़ाता है, एक्टिविटी क्या करनी है, कंटेंट को कैसे एक्सप्लेन करता है, वो सारी की सारी चीजें टीचर जो है यहाँ इंटरेक्टिव स्टेज क्या है, विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के बीच में अंतक्रिया होती है। दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज कॉल्ड इंटरेक्टिव। और लास्ट है पोस्ट एक्टिव। टीचर ने शिक्षण कार्य पूर्ण कर दिया, उसके बाद फीडबैक का जो सेशन होता है, अध्यापक बच्चों से क्वेश्चन करता है, कोई बच्चे अध्यापक से क्वेश्चन करते हैं। एक जो है लास्ट पोस्ट एक्टिव स्टेज में क्या होता है, हम अपने कंटेंट का और अपनी एक्टिविटी का इवैल्यूएशन करता है फीडबैक के माध्यम से। तो वो अवस्था होती है पोस्ट एक्टिव या पूर्व क्रियात्मक। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार शिक्षण के 3 चरण मैंने बताए, पूर्व क्रियात्मक, क्रियात्मक और पूर्वोत्तर क्रियात्मक। पूर्व क्रियात्मक शिक्षण से पहले की अवस्था, क्रियात्मक शिक्षण की अवस्था, और पूर्वोत्तर क्रियात्मक शिक्षण करने के बाद जब हम फीडबैक या पृष्ठ पोषण लेने के लिए वार्तालाप करते हैं अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में, जो टॉपिक पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड वाद विवाद हो सकता है, प्रश्न हो सकते हैं, रिकैपिटुलेशन हो सकता है, पुनरावृत्ति हो सकती है। चलिए, उसके बाद है प्यारे बच्चों उपचारी शिक्षण, दैट इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। आपने देखा होगा कि कक्षा में अनेक प्रकार के बालक होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ सामान्य बालक होते हैं। तो जो स्लो लर्नर होते हैं या धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, जिनको बहुत लेट समझ में आता है, तो इस प्रकार के बच्चों को जब पुनः बार बार उनके शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, इसे उपचारी शिक्षण कहा जाता है। जिस प्रकार उपचार, एक डॉक्टर जो है एक रोगी को उपचार करता है, अलग अलग प्रकार की मेडिसिन इंप्लीमेंट करता है, डॉक्टर उससे पूछता है कि कितना सुधार हो रहा है, तो उसी प्रकार एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में जो बच्चे धीमी गति से सीखने वाले हैं, जिनको एक बार समझ में नहीं आता या जिनको धारणा स्पष्ट नहीं होती, जब अध्यापक उनको उनके उद्देश्यों के अनुरूप, साधनों के अनुरूप पुनः बार बार शिक्षण करता है, उनकी अतिरिक्त कक्षाएं ली जाती हैं, उनकी समस्याओं को जांचा जा सकता है, कमियां, प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स को देख के फिर शिक्षण की योजना बनाई जाती है, बार बार कमियां और बार बार शिक्षण योजना। तो इसे हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, उपचारिक शिक्षण कहते हैं। यह शिक्षण ऐसे बालकों के लिए सहायक हो सकता है जो सीखने में धीमी गति से हैं, मंदबुद्धि है, स्लो लर्नर है, जिनको जल्दी समझ में नहीं आता, उसे उपचारिक शिक्षण नाम से ही है। उपचार करना ऐसे बच्चे जिनको सीखने में कठिनाई आती है, सीखने में समस्या है, लर्निंग डिफिकल्टी है, कुछ बच्चे पढ़ने में समस्या करते हैं, कुछ लिखने में समस्या कर सकते हैं, कुछ को गणित की धारणाओं में समस्या है, कुछ को भाषा में समस्या है। तो उनकी समस्याओं को पहचान कर उनके लिए पुनः बार बार शिक्षण की योजना बनाना ताकि उनकी समस्या दूर हो जाए, उसे उपचारिक शिक्षण कहते हैं। प्यारे बच्चों, उसके बाद मैंने अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे थे वो था हमारा शिक्षण चर, जिसपे मैंने अभी चेंज किया था शिक्षण चर। सबसे पहले तो बात कई बच्चों को यही नहीं पता होगा कि चर क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल प्यारे बच्चों, शिक्षण कार्य जब किया जाता है तो इसके 3 पार्ट हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो है बालक, और दूसरा पार्ट है अध्यापक, और तीसरा पार्ट है अन्य सामग्री। अन्य सामग्री, तो यही इसके चर है प्यारे विद्यार्थियों। चर क्या होता है? कोई भी 2 एलिमेंट, कोई भी 2 तत्व, कोई भी 2 व्यक्ति, कोई भी 2 क्रियाएं जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, उसे चर कहते हैं। चर का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो वेरी करे, जो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, उसे चर कहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 एलिमेंट्स हैं, स्टूडेंट है, टीचर है और अन्य सामग्री या वातावरण इसको कह सकते हैं। अन्य सामग्री, वातावरण इसको कह सकते हैं, पुस्तक कह सकते हैं, या पाठ्यक्रम, जो भी अन्य क्रियाएं हम करते हैं वो। तो शिक्षण के 3 चर है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट कैसा है? ये जो हमारा डिपेंडेंट होता है, आश्रित चर इसे हम कहते हैं, दैट इज ए डिपेंडेंट, आश्रित चर है। किस पे आश्रित है? अध्यापक पर और पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित है। और दूसरा है निराश्रित, या जो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कौन है? टीचर है, वो किसी पे आश्रित नहीं है, टीचर पर बच्चे आश्रित है। तो इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन चलती है, स्टूडेंट है, टीचर है, इन्वायरमेंट है, इन तीनों के बीच में इंटरेक्शन होती है, जिसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहते हैं। तो ये शिक्षण के चर है, हर किसी की अपनी विशेषता है। अब यदि बालक को सीखना है, शिक्षण किसके द्वारा होता है? बालक है, अध्यापक नहीं है तो नहीं पूर्ण होगा।
यदि बालक है, सामग्री है, अध्यापक नहीं, तब भी नहीं होगा। तो तीनों के बीच में इंटरेक्शन होती है जिसे हम शिक्षण के चर कहते हैं। तो शिक्षण के 3 चर हैं, तीनों की विशेषता है, तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तभी जो है शिक्षण संभव होता है। इसका उद्देश्य है सीखना, इसका उद्देश्य है सिखाना। क्या सीखना, क्या सिखाना, कैसे काम करना है, हाउ टू टीच, वो ये चीज है। तो ये चीज है, शिक्षण के तीनों चर है। अब वो इनको आपने एक्सप्लेन कर देना है। विद्यार्थी है, अध्यापक है और अन्य सामग्री, वातावरण, पाठ्यक्रम की बात करें, टेक्स्ट बुक की बात करें, कक्षा में जो शिक्षण साधन है उनकी बात हम कर सकते हैं। तो ये प्यारे विद्यार्थियों शिक्षण के चर थे। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों एक है, मैंने शिक्षण अधिगम की धारणाएं आपको बता दी, एक है संरचनावाद। प्यारे विद्यार्थियों एक है संरचनावाद, संरचनावाद जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों निर्माण करना, निर्माण करना। कोई भी बच्चा, कोई भी लर्नर पैसिव नहीं है, वो क्रियाशील है। हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ सूचनाएं होती है, वो एक्टिव है। इसी प्रकार से निर्माण का मतलब क्या है, जब बालक स्वयं चिंतन के द्वारा, जब बालक स्वयं चिंतन के द्वारा धारणाओं को, विचारों को, वस्तुओं को या भावों का निर्माण करते हैं, वही संरचनावाद है। संरचनावाद क्या है कि जब आप किसी बच्चे को छोटी मोटी समस्या देते हैं, चिंतन की ओर अग्रसर करते हैं, तो वो बच्चा कुछ ना कुछ आउटपुट आपके सामने लेके आ सकता है, कुछ ना कुछ बच्चा निर्माण करता है, बच्चा स्वतंत्र रूप से सोचता है। अब इसमें संरचनावाद में भी 2 बातें हो सकती हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट है। एक है ज्ञानात्मक, दूसरा है वातावरण। ये मेन 2 चीजें हैं कि बच्चा जो है उसकी बौद्धिक क्षमताएं हैं, और ज्ञानात्मक में यदि हम बात करें पूर्व अनुभव, बच्चे के पहले के क्या अनुभव है, उसके पास क्या सूचनाएं हैं, उसने किसी धारणा, किसी वस्तु से संबंधित पहले क्या सीखा है, और वर्तमान में जो समस्या है, जो धारणा है, क्या वो उससे संबंधित है या नहीं है। ये सारी की सारी क्रियाएं उसके ज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। और इन योग्यताओं को लेके जब वो वातावरण में एडजस्टमेंट होता है, तो इस प्रकार संरचनावाद क्या है, संरचनावाद एक इस प्रकार की धारणा है जिसके द्वारा बालक जो है नए विचार, नए सृजन, नए ज्ञान, नए अनुभव का जो है निर्माण करते हैं, नए विचार का निर्माण करते हैं। क्योंकि बालक जो है एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं और पूर्व के अनुभव के साथ साथ वातावरण के नए अनुभव लेने के लिए और नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। कोई भी बच्चा जो है कुछ ना कुछ, किसी न किसी चीज का निर्माण करता है, चाहे वो विचार है, चाहे वो वस्तु है। तो इस संरचनावाद की विचारधारा क्या कहते हैं कि जब बच्चों को कोई समस्या उनके सामने आती है, उनको कोई समस्या सॉल्व करने के लिए जाती है, तो उनकी चिंतन प्रक्रियाएं जो बढ़ जाती है, चिंतनशील होते हैं, वो अपने वातावरण से सीखते हैं, सामाजिक वातावरण से सीखते हैं। इसे ही संरचनावाद कहते हैं। उसके बाद है बच्चों सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम, दैट इज कॉल्ड सोशल लर्निंग। प्यारे बच्चों, ये सिद्धांत B.S. बंडूरा ने दिया था। बंडूरा ये एक जो सामाजिक मनोविज्ञानी थे, B.S. बंडूरा। यदि मैं समाजवाद की बात करूं तो इसमें 2 व्यक्ति, एक और व्यक्ति का नाम है वाइगोत्स्की, E.V. वाइगोत्स्की इसका पूरा नाम है। ये 2 व्यक्ति समाजवादी थे जिन्होंने सामाजिक अधिगम के बारे में बात की। तो सबसे पहले बंडूरा ने सामाजिक अधिगम क्या कहा, बंडूरा ने कहा हमारी जो लर्निंग है, हम जो सीखते हैं, वो एक तो हमारी ज्ञानात्मक योग्यताओं पर निर्भर करता है। ज्ञानात्मक योग्यताएं जो काम करती है वो कहाँ करती है, सामाजिक वातावरण में, सामाजिक वातावरण में। अब सामाजिक वातावरण में कैसे काम करती है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण की।
हम जो है अपने वातावरण में जब लर्निंग करते हैं तो किसी न किसी साधन, कुछ न कुछ वस्तुएं, कुछ न कुछ धारणाओं को देखते हैं। अब उसको हम कैसे देखते हैं, उन धारणाओं से संबंधित हमारे पूर्व अनुभव क्या है, पूर्व अनुभव क्या है, पूर्व अनुभव हमारे क्या है, या हमारी बौद्धिक योग्यताएं क्या है, हमारी बौद्धिक योग्यता उसको कैसे डील कर रही है, हमारी एबिलिटीज क्या है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, प्रीवियस नॉलेज क्या है। तो ज्ञानात्मक योग्यताएं और सामाजिक वातावरण में हम प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। और इसमें भी एक बात आती है निरीक्षण की। निरीक्षण, मंडूरा ने एक सबसे बड़ी बात कही थी, वो कही थी कि मॉडलिंग या अनुकरण भी हम कह सकते हैं, मॉडलिंग या अनुकरण, कि कोई भी बच्चा जिसकी लर्निंग होती है वो दो प्रकार की क्रियाओं से होती है। एक तो होता है अर्जन, एक होता है अर्जन और एक होता है सीखना। अर्जन क्या है कि जो बच्चा ऑटोमेटिक वे से अपने वातावरण से सीखता है, अपने समाज से सीखता है। और सीखना क्या है, जो फॉर्मल रूप से वो चीजों को सीखता है। तो सीखने में सबसे पहला होता है निरीक्षण, और निरीक्षण के बाद होता है आत्म प्रणाली। एक मैंने निरीक्षण की बात की, दूसरा है आत्म प्रणाली। आत्म प्रणाली कि वो जो देख रहा है और उसका जो सेल्फ का सिस्टम है, सेल्फ सिस्टम का मतलब कि उसके पास, उसके दिमाग में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं हैं, कितने उसकी भाषा है, पूर्व के अनुभव कितने हैं। तो उन चीजों का वो होता है सेल्फ सिस्टम। पहले वो निरीक्षण करता है, फिर सेल्फ सिस्टम की बात होती है, फिर उसका होता है प्रत्यक्षीकरण की मैंने अभी बात की। इसमें मंडूरा ने एक उदाहरण दिया कि एक बच्चे के सामने एक गुड़िया रखी गई, तो उस गुड़िया को, एक बच्चे के सामने गुड़िया रखी गई, उस गुड़िया को उसके अभिभावकों ने पूरी छिताई की। जब उसको वो छेद रहे थे तो वो गुड़िया रोने लगी। जब उस गुड़िया को मारा, मॉडल को मारा, उस खिलौने को मारा गया, तो उस बच्ची ने वो ऑब्जर्व किया कि इसको मार रहे हैं, वो बच्चा भी रोने लग गई। वो दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जब बच्चे अपने अभिभावकों को देखते हैं तो अभिभावक अपना गुस्सा जो है किसी वस्तु पे, किसी ऑब्जेक्ट पे निकालते हैं, तो देखा गया कि वो बच्चे दोबारा फिर उसी प्रकार की प्रतिक्रिया उस ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं जैसे कि उसके माता पिता अभिभावक करते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि सोशल लर्निंग क्या है, सोशल लर्निंग जो है सामाजिक एलिमेंट या सोशल एलिमेंट से नकल करके, अनुकरण करके, प्रिसेप्चुअल करके, ऑब्जर्वेशन करके जो है सीखी जाती है। तो सामाजिक अधिगम निर्भर करता है कि किस प्रकार से हम प्रिसेप्चुअल करते हैं, किस प्रकार से चीजों को देखते हैं, कैसे उसका निरीक्षण करते हैं और किस प्रकार उनको अपने व्यवहार में इंप्लीमेंट करते हैं। और ये सारी की सारी क्रियाएं हमारी बौद्धिक क्षमताओं से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्व के अनुभव क्या है। तो इससे कहते हैं प्यारे बच्चों सामाजिक अधिगम। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सब्जेक्ट के जो मुख्य प्रश्न थे वो मैंने डिस्कस कर लिए। तो आशा करता हूं कि आपको मुख्य बातें इसकी जो है समझ में आ गई होंगी। ये 10-12 प्रश्न है जो टीचिंग और लर्निंग के जो पेपर है उसमें आ सकती हैं। लेकिन बड़े क्वेश्चनों के लिए बड़ा सिंपल सा बात है। एक लर्निंग का क्वेश्चन, व्हाट इज लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है लर्निंग की थ्योरीज है, 3 सिद्धांत है। अभी एक मैंने बताया था प्रत्यन भूल का सिद्धांत, दैट इज एल थॉर्नडाइक ने दिया। उसके बाद है क्लासिकल कंडीशनिंग, पेवलव एंड वाटसन, एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग दैट इज गिवन बाय B.F. स्किनर। इन 3 थ्योरीज में से एक थ्योरी पक्का आएगी और उसमें एजुकेशन एप्लीकेशन करना है, वो भी आपने तैयार करना है। उसके बाद आपका है कि समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की विशेषताएं, समाजीकरण का महत्व और समाजीकरण के जो अभिकरण है उनका बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवार है, समाज है, स्कूल है, ये सारे के सारे अभिकरण किस प्रकार से बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, इनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इफेक्ट किस प्रकार को प्रभावित करते हैं। और तीसरी यूनिट में सीमांतीकरण क्या है, पूर्वाग्रह क्या है, इनका बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। और एक है कि मीडिया की क्या भूमिका होती है बच्चों की नॉलेज इंक्रीज करने में, कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज, और मीडिया कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है रोल निभा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये सूचनाएं आप जो है ग्रहण कर चुके होंगे। अभी हम इस पे यदि चर्चा, सब्जेक्ट ज़्यादा है, हमारे पास समय कम है, मैंने ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस दे दिया कि क्वेश्चनों में क्या क्या चीज़ें आएंगी। जब आप इन बड़े क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करोगे
तो आपने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक, ये 3 चीजें हर क्वेश्चन के अंदर डालनी है। जैसे मैं लर्निंग की बात करूं तो लर्निंग में आपने इसको व्हाट इज लर्निंग इसको डिफाइन करना है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, एक दो डेफिनेशन बताना है, जैसे गेट्स का है या किसी और की है कि सीखना अनुभव के द्वारा व्यवहार की शोध है, जैसे थॉर्नडाइक ने कहा। तो पहले आपने इंट्रो, फिर डेफिनेशन, फिर कैरेक्टरिस्टिक, हर टॉपिक की ये चीजें सारी देनी है। तो आशा करता हूं कि इन प्रश्नों से आप जो है जानकारी प्राप्त करोगे। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे बच्चों।